रिया भाभी का फोन आया था। अनुपमा के घर लौटते ही राधिका ने बेटी को सूचित किया, पर अनुपमा तो मानो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसने अपना पर्स एक ओर फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कुछ देर तो राधिका बात को मुंह में दबाए बैठी रही, फिर आंखें मूंदे लेटी रही। अपनी इकलौती बेटी अनुपमा को देखा, मन मस्तिष्क में झंझावत सा उठ रहा था। वे दिन भर अनुपमा की प्रतीक्षा में बैठी रहती हैं, पर वो घर लौटकर मानो बड़ा उपकार करती है। उसके पास माँ से बात करने का तो समय ही नहीं है। मन हुआ इतनी जोर से चीखे कि अनुपमा तो क्या, पास पड़ोस तक हिल उठे और उसके मन का सारा गुबार निकल जाए। पर वे भली प्रकार जानती थी कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। वे तो हर समय और हर कार्य में मर्यादा के ऐसे अबूझ बंधन में बंधी रहती थी कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार की बात सोच भी नहीं सकती। हार कर राधिका ने टीवी खोल लिया और बेमन से रिमोट हाथ में थामे अलग अलग चैनलों का जायजा लेने लगी। उधर अनुपमा सोफे पर ही सो गई थी। राधिका ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है अनुपमा को। उसके लिए उन्होंने ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात। पर अब अनुपमा अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं। वे तो उस घड़ी को कोस रही हैं जब उन्होंने अनुपमा को राजधानी जाकर नौकरी करने की अनुमति दी थी। उसके पति वनराज ने साफ मना कर दिया था कि वे बेटी के अकेले अजनबी शहर में जाकर रहने के पक्ष में नहीं हैं। तब उन्होंने जोर शोर से बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद किया था। उनका अकाट्य तर्क था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है तो बेटी को क्यों नहीं। वनराज जी ने माँ बेटी की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। अनुपमा राजधानी आ गई। पिछले 4-5 वर्षों से राधिका ने अनुपमा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते देखा था। अनुपमा जब ब्रांडेड पोशाक पहनकर कंधे तक कटे केसों को बड़ी अदा से लहराती और गर्दन को झटकती अपने शहर आती, तो पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों की आंखों में ईर्ष्या के भाव देखकर उसका दिल झूम उठता था। इसी दिन के लिए तो वे जी रही थी। उन्होंने अपना जीवन बड़ी तंगहाली में बिताया था। बड़े संयुक्त परिवार में उनका विवाह हुआ था, जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए भी मन मार कर रहना पड़ता था। पर अनुपमा को MBA करते ही 25 लाख प्रतिवर्ष की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी नाक कुछ अधिक ही ऊंची हो चली थी। राधिका के भाई श्याम और भाभी रिया उसी शहर में रहते थे। श्याम भैया अड़ गए कि अनुपमा उन्हीं के साथ रहेगी। वे उसे अजनबी शहर में अकेले नहीं रहने देंगे। इसमें राधिका को कोई आपत्ति नहीं थी। भाई भाभी से उनके मधुर संबंध थे। यूं भी वे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। अनुपमा को ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था। उसने नौकरी मिलते ही जिस उन्मत्त उड़ान का सपना देखा था, उसमें ये प्रस्ताव बाधा बन रहा था, पर राधिका ने उसे मना लिया। अनुपमा भी समझ गई कि अधिक जिद की तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। श्याम संपन्न व्यक्ति थे, पर वे और उनकी पत्नी रिया घर में कड़ा अनुशासन रखते थे। वो अनुशासन अनुपमा को रास नहीं आया और मामी की रोक टोक से तंग आकर उसने शीघ्र ही अलग फ्लैट ले लिया। वनराज ये सुनते ही भड़क उठे थे और राधिका को तुरंत बेटी के साथ रहने भेज दिया था। पर राधिका 4 दिनों में ही ऊब गई थी। अनुपमा सुबह 9 बजे घर से निकलती तो फिर रात 8 बजे तक ही घर लौटती। घर में रहती भी तो या तो टीवी में व्यस्त रहती या फिर लैपटॉप में। राधिका का वश चलता तो वे कब की लौट जाती, पर वनराज की आज्ञा का उल्लंघन करके वे नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी।
राधिका न जाने कितनी देर अपने ही विचारों में खोई रहती कि तभी अनुपमा की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। माँ, कहाँ खोई हो? अपनी माँ से बात करने का तो तुम्हें समय ही नहीं मिलता। राधिका तीखे स्वर में बोली। मम्मी, नाराज हो गई क्या? कह अनुपमा ने बड़े लाड से माँ के गले में बाहें डाल दी। नाराज होने वाली मैं कौन होती हूँ? आपको नाराज होने का पूरा अधिकार है, पर नाराज होने का कोई कारण भी तो हो। मैंने कहा था कि रिया भाभी का फ़ोन आया था, पर तुमने तो पलटकर उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सुना था माँ, पर उसमें उत्तर देने जैसा क्या था? मैं भली भांति जानती हूँ कि रिया मामी ने क्या कहा होगा। अच्छा, बड़ी अंतर्यामी हो गई हो तुम। तो तुम ही बता दो क्या कहा था उन्होंने। राधिका चिहुक उठी। मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया होगा और क्या। मैं आपको सच बताऊं, उनके घर में 6 माह मैंने कैसे बिताए हैं केवल मैं ही जानती हूँ। मुझे तो उनके बच्चे राज और आभा पर दया आती है। इतना अनुशासन किस काम का कि दम घुटने लगे। अनुपमा एक ही सांस में बोल गई। उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। बुराई भलाई की कौन कहे। वे तो बस यही कहती रहीं कि बिना मिले मत चली जाना। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने की। वे बड़े धनी मानी होंगे तो अपने लिए। अब आप तो उनका रौब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनका दिया नहीं खाते। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कैसी बातें कर रही हो अनुपमा? माना तुम अब अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छा वेतन ले रही हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने सगे संबंधियों से मुंह फेर लें, और वो भी श्याम भैया और रिया भाभी जैसे लोगों से, जिनके हम पर अनगिनत उपकार हैं। ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मेरे पास समय नहीं है। आप जब कहें मैं आपको उनके यहाँ छोड़ दूंगी। अपने पांव धरती पर रखना सीख बेटी। पढ़े लिखे लोगों को क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है? राधिका ने समझाया। आप लोगों के कहने से मैं उनके यहाँ रहने को तैयार हो गई थी। मैंने कभी स्वयं को उन पर बोझ नहीं बनने दिया, पर अब नहीं। उनकी रोक टोक से तो मेरा दम घुटने लगा था। अनुपमा ने अपनी असमर्थता जताई। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कल ऑफिस जाते समय मुझे छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। वैसे भी दिन भर अकेले बैठे मन ऊब जाता है। राधिका ने बात समाप्त की। अगले दिन राधिका श्याम के यहाँ पहुंची तो पति पत्नी दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत जोर डालने पर अनुपमा अंदर तक आई और समय न होने का बहाना करके लौट गई। जिस दिन से यहाँ से गई है, आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने, रिया ने शिकायती लहजे में कहा। उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो, वे किसी की सुनते कहाँ हैं। पर मेरे मन में तुम दोनों के लिए अथाह श्रद्धा है। राधिका ने हाथ जोड़े। क्षमा याचना मांगने का समय नहीं है राधिका, सतर्क हो जाने का समय है। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर तुम्हें बर्बाद होते भी तो नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो भैया? मैं कुछ समझी नहीं। राधिका का मन किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा था। तुमने पूछा नहीं कि अनुपमा यहाँ से क्यों चली गई? पूछा था, पर वो तो आपको ही भला बुरा कहने लगी। कहती है कि आपके कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा था। स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी ही, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आगे तुम्हें जो उचित लगे करना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। श्याम भैया बोले। ऐसी क्या बात है भैया? मेरा दिल बैठा जा रहा है। राधिका घबरा उठी। इस तरह कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुमको युक्ति से काम लेना पड़ेगा। पर बात क्या है भैया?
राधिका यहाँ आई तो 2-3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, पर फिर उसके ढेरों मित्र आने लगे। रात के 12-12, 1-1 बजे तक पार्टियां चलती, कान फोड़ो संगीत बजता। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, पर जब पड़ोसी भी शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा। हमारी भी कोई मर्यादा है, श्याम ने विस्तार से बताया। आपसे क्या छिपाना राधिका दीदी, मैंने स्वयं अनुपमा के मित्रों को नशीली दवा तथा शराब लेते देखा है। इन युवाओं के व्यवहार के संबंध में क्या कहूँ। उन्हें खुलेआम शालीनता की सभी सीमाएं लांघते देखा जा सकता था। रिया ने भी अपनी बात कह डाली। राधिका को कुछ क्षण ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। श्याम बाबू और रिया ने उनके चेहरे का रंग उड़ते और बदलते देखा। राधिका, क्या हुआ? इस तरह चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। श्याम घबरा गए। बोलूँगी भैया, अवश्य बोलूँगी, पर सबसे पहले तो आप दोनों ये भली भांति समझ लीजिए कि मुझे अनुपमा पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था। वो तो किसी संबंधी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। राधिका हर शब्द चबा चबा कर बोली। क्या कह रही हो दीदी? अनुपमा हमारी बेटी जैसी है। हम क्या उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? रिया ने कहा। बेटी जैसी है ना, पर बेटी तो नहीं, इसीलिए तो आप लोग जलते हैं उससे। है कोई लड़की मेरी अनुपमा जैसी इस पूरी बिरादरी में? हर कक्षा में सर्वप्रथम रही है वो। आज इतनी सी आयु में इतनी ऊंची नौकरी कर रही है, इसीलिए सब बौखला गए हैं। और फिर राधिका रो पड़ी। श्याम बाबू सन्न रह गए। उनकी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाएगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रिया, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। अब इस संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। किसी प्रकार श्याम के मुंह से निकला। नहीं, खूब बात कीजिए। मेरी अनुपमा को बदनाम किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आपने हमारी बहुत सहायता की है। पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। अनुपमा का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। राधिका अब भी स्वयं को शांत नहीं कर पा रही थी। चलो मान लिया तुम्हारी अनुपमा जैसी कोई नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब क्षमा भी कर दो। श्याम बाबू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राधिका ने किसी प्रकार स्वयं को संभाला। चाय नाश्ते और इधर उधर की बातों के बीच कब शाम हो गई और अनुपमा राधिका को लेने आ गई, पता ही नहीं चला। अब क्या होगा श्याम? असली बात तो राधिका दीदी को बताई ही नहीं। राधिका के जाते ही रिया ने चिंता जताई। क्यों, अभी कुछ और सुनना बाकी है क्या? गांधी जी की शिक्षा का पालन करो। बुरा ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। हम कुछ कहें भी तो वो कब सुनने वाली हैं? उसे पुत्री मोह के आगे कुछ नहीं सूझेगा। श्याम ने पत्नी को दो टूक शब्दों में बताया। मिल आई अपने भाई भाभी से। घर पहुंचते ही अनुपमा ने प्रश्न किया। मिल आई और खरी खोटी भी सुना कर आई हूँ। वे होते कौन है मेरी बेटी पर आरोप लगाने वाले? राधिका गुस्से से भरे स्वर में बोली। मैं कहती तो थी कि वे हमसे ईर्ष्या करते हैं। अनुपमा को माँ राधिका की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। चिंता न कर बेटी, ऐसा जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। ऐसा क्या कह आई आप, जो मन में आया सुना दिया? भैया तो लगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने। मैं तो ये सोचकर चुप रह जाती थी कि बड़े भाई हैं और कई बार सहायता करते रहे हैं, पर हर बात की एक सीमा होती है। मम्मी, अब गुस्सा थूक भी दो और तैयार हो जाओ। आज डिनर करने बाहर ही जाएंगे। अनुपमा की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।
अब तो बस एक ही इच्छा है कि तेरे लिए ऐसा घरवर ढूंढूं कि सभी मित्रों संबंधियों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी माँ। अपने जीवन साथी का चुनाव मैं स्वयं करूँगी, और वो भी पूरी तरह जांचने परखने के बाद। क्या कह रही है? कहीं किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मन की बात तुरंत ही शब्दों में ढल गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जांचने परखने में समय लगता है, अभी तो खोज शुरू हुई है। अनुपमा ने हंसी में बात टालनी चाहिए, पर राधिका का दिल दहल गया। अनुपमा डिनर के लिए उन्हें एक क्लब में लेके गई। वहां उपस्थित युवक युवतियों से वो ऐसे घुल मिल रही थी मानो उन्हें सदियों से जानती हो। अनुपमा उन्हें जूस का ग्लास थमाकर अपने मित्रों के साथ व्यस्त हो गई, जो तेज संगीत की धुन पर एक दूसरे में डूबे थिरक रहे थे। खा पी कर घर लौटते रात के 12 बज रहे थे। तभी कार में अजीब गंध ने राधिका को चौंका दिया। ये क्या है अनुपमा, तुमने पी रखी है क्या? उफ माँ, अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता से बाहर निकलो। उच्च वर्ग में साथ देने के लिए थोड़ी बहुत पीने को बुरा नहीं मानते। ये तो आधुनिकता की निशानी है। भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। हमारे समाज में तो लड़कों का भी पीना अच्छा नहीं समझा जाता। लड़कियों की बात तो दूर रही, आप तो श्याम मामा और मामा जी की तरह बात करने लगी। थोड़ी सी पीने से कोई शराबी नहीं हो जाता। अगली बार मैं आपको क्लब के पब में ले जाऊंगी। वहाँ देखिएगा कितनी लड़कियाँ बैठी रहती हैं। मुझे नहीं देखना कुछ भी। अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। तुम्हारी बातों में आकर मैं श्याम भैया से भी झगड़ा कर बैठी और राधिका रो पड़ी। अगले कुछ दिन राधिका ने अपने अकेलेपन से जूझते हुए बिताए। वे अनुपमा का एक नया ही रूप देख रही थी। उसके काम पर जाने के बाद वनराज से बात करके वे मन हल्का कर लेती थी। सप्ताह के अंत में अनुपमा अक्सर आधी रात को घर लौटती। वे कुछ कहती तो उसका यही घिसा पिटा उत्तर होता कि वो उनकी तरह चौके चूल्हे में अपना जीवन नहीं गंवा सकती। माँ, मैं आपके चेहरे से आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पापा के पास क्यों नहीं लौट जाती? एक दिन अनुपमा ने माँ राधिका से साफ कह दिया। क्या कहना चाहती हो तुम? राधिका ने प्रश्न किया। यही कि इस आयु में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। उसकी चिंता तुम मत करो तो अच्छा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, पर यहाँ आकर मुझे भी उनकी बात समझ में आने लगी है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते दिखने लगे? अपने बेटे रोहन के लक्षणों की कभी चिंता नहीं की आपने। अनुपमा बेहद कटु स्वर में बोली। अपने भाई पर इस तरह आरोप लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जब भी उससे मिलने जाती हूँ, आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ तुम श्याम भैया और रिया भाभी से लड़ झगड़ कर अकेले रहने चली आई। तुम ही बताओ कि क्लब से नशे में धुत लौटकर तुम किसका सम्मान बढ़ा रही हो? मामा जी और मामी जी से तो आप भी लड़ झगड़ कर आई हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता। इसी मूर्खता पर तो मैं स्वयं को कोस रही हूँ। वे तो तुम्हारे बारे में कुछ और भी बताना चाहते थे, पर मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद कराई। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले, उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं स्वयं बता दूं। मैं और मेरा सहकर्मी अर्णव साथ रहते हैं। आप आ रही थी, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। अनुपमा बिना किसी लाग लपेट के बोली। उफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? संस्कारी परिवार है हमारा,
ऐसी बातें बिरादरी में फैल गई तो तुमसे कौन विवाह करेगा। राधिका बदहवास हो उठी। आप उसकी चिंता न करो, मैं बिरादरी में विवाह नहीं करने वाली। ठीक है, साथ ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों। अभी हम एक दूसरे को परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद यदि हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो विवाह की सोचेंगे। वैसे भी विवाह नाम की संस्था में मेरा या अर्णव का कोई विश्वास नहीं है। इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है। अनुपमा अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। तुम्हारे पापा को पता चला तो पता नहीं वे इस सदमे को सह पाएंगे या नहीं। राधिका रो पड़ी। मम्मी, ये रोना पीटना बंद करो। आप कहो तो अर्णव को यहीं बुला लूं, आप भी उसे जांच परख लेंगी। अनुपमा ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा बेहुदा प्रस्ताव रखने का। राधिका की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। ठीक है, आप नाराज मत होइए, भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। राधिका का क्रोध देखकर अनुपमा ने तुरंत पैतरा बदला, पर राधिका को चैन कहाँ था। वे रात भर करवटें बदलती रहीं। कभी बेचैनी से टहलने लगती तो कभी प्रलाप करने लगती। वे वनराज से बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। रात भर सोच विचार कर वे इस निर्णय पर पहुंची कि अनुपमा की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अर्णव साथ आकर रहेगा तो वे उस पर दबाव डालकर उसे विवाह के लिए राजी कर लेंगी। अंततः उन्होंने अर्णव को साथ रहने की अनुमति दे दी। वो दूसरे ही दिन साथ रहने के लिए आधमका। राधिका को जब भी अवसर मिलता वे दोनों को विवाह बंधन के लाभ गिनाती, पर अनुपमा और अर्णव अपने तर्कों द्वारा उनके हर तर्क को काट देते। इतनी मानसिक यातना उन्होंने कभी नहीं झेली थी। वे मन ही मन इतनी डरी हुई थी कि सारे प्रकरण की जानकारी वनराज को देने में मन कांप उठता था। इसी ओहापोह में कब 3 माह बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अपने सभी प्रयत्नों को असफल होते देखकर उन्होंने सारी जानकारी अपने पति को देने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया ही था कि अनुपमा का फ़ोन आ गया। मम्मी, हम 8-10 सहेलियों ने रात्रि उत्सव का आयोजन किया है। मैं आज रात घर पर नहीं आऊँगी, कल सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि कह अनुपमा ने उन्हें सूचित किया और फ़ोन काट दिया। उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। कौन है ये सहेलियां जिनके साथ इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? उन्होंने अर्णव के आते ही प्रश्न किया। फेसबुक पर अनुपमा की सैकड़ों सहेलियां हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो किसके साथ पार्टी कर रही है। सच पूछिए तो हम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देते। अर्णव ने हाथ खड़े कर दिए तो राधिका विस्फारित नेत्रों से उसे ताकती रह गई। फिर उन्होंने तुरंत ही फ़ोन पर पूरी जानकारी वनराज को दे दी। सारी बात सुनकर वे देर तक उन्हें बुरा भला कहते रहे। फिर वे काफ़ी देर तक आंसू बहाती रहीं, पर उस दिन उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई। उन्हें लगा कि शीघ्र ही वनराज आकर उन्हें इस यंत्रणा से मुक्ति दिला देंगे। वे बहुत गहरी नींद में थी जब फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? उन्होंने उम्मीदे स्वर में पूछा। जी, मैं सुषमा, अनुपमा की सहेली। हम लोग खा पी कर मस्ती करने सड़क पर निकले थे। अनुपमा कार पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसकी कार कुछ राह चलते लोगों पर चढ़ गई। हम मानसी पुलिस हॉस्पिटल में हैं। आप अर्णव के साथ तुरंत वहां पहुंचिए। बदहवास राधिका ने अर्णव के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। अर्णव ने दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने पूरी बात बता दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ, और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो अर्णव
अपने दोनों हाथों में सूटकेस थामे खड़ा था। अरे बेटा, इस सब की क्या जरूरत है? राधिका ने प्रश्न किया। आंटी क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरा एक सम्मानित परिवार है। मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़कर उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप जाने और आपकी सिरफिरी बेटी। क्रोधित स्वर में बोल अर्णव बाहर निकल गया। जब तक राधिका कुछ बोल पाती, वो कार स्टार्ट कर जा चुका था। उस अंधकार में उसे श्याम की ही याद आई। फोन पर ही उन्होंने क्षमा याचना की और सहायता करने का आग्रह किया। श्याम ने उन्हें धीरज बंधाया, आश्वासन दिया कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। रिसीवर रख राधिका वहीं बैठ गई। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राधिका और श्याम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर अनुपमा को छुड़वाया और फिर उसे घर लेकर आ गए। अनुपमा अर्णव के बारे में पूछने लगी तो मैंने बताया कि जैसे ही उसको पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन में हो, तो वो सारा सामान पैक करके तुम्हें छोड़कर चला गया। आज अनुपमा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मामा और मामी जी से माफ़ी मांगी और अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी। अनुपमा रोते हुए बोली, माँ, चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। दोस्तों, हमें मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन अपने माता पिता की परवरिश और संस्कारों को ध्यान में रखकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।